अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन डायलॉग विद मोहसिन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बजट 2025-26 पेश कर दिया गया है, लेकिन उसके आते ही आवाम कुछ खुश नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीके के साथ जो है आवाम तनकीद कर रही है हुकूमत के ऊपर। कुछ लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, बात ये है इम्पॉर्टेंट कि क्या वाकई में ये जो बजट पेश हुआ है ये अवाम दोस्त नहीं है, या फिर गलत फहमी या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ इस पर बात करेंगे और मोहसिन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा एयर इंडिया का जो उनकी फ़्लाइट क्रैश हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली भी उसको कंडेम किया गया है, उसकी जो है तशवीश का इजहार किया गया है, अफसोस का इजहार किया गया है। हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से उस पर अफसोस का इजहार करते हैं, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ईद आपकी अच्छी गुजरी। हमारे व्यूअर्स भी मेरा ख्याल है कि उनसे भी पूछ लेते हैं, उनको भी ईद मुबारक। ईद के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है, छुट्टी पे गए हुए थे भाई, छुट्टी भी तो करनी होती है। तो आपने बजट का जिक्र किया कि ये आ गया है और आवाम इस पर मिली जुली, मिली जुली नहीं बल्कि आवाम की तरफ वन से तो साइडेड इस है सर, पर आवाम बिल्कुल खुश नहीं आवाम है। तो खुश भी नहीं है। ना उन्होंने पेंशन वाले, ना तनख्वाह वाले, ना हमारे आम हमारे कारोबारी लोग। देखे 3-4 दिन जो हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ छुट्टियों की वजह से, उसमें हमारा ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं इस बजट को लेकर, मेरा ख्याल है उसको बीच में शामिल करेंगे हम। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि भाई ये अवाम कौन होते हैं? आपने कहा कि जी अवाम ये कहते हैं, अवाम वो कहते हैं। अवाम सिर्फ यहाँ पर ना वोट देने के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये बजट जिनके पर्पज़ को सर्व करता है, जिनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये उन्हीं का बजट है। आवाम को सिर्फ ये बताया जाता है। इसमें जो चीज़ें आवाम की कमर कहते हैं कि उस पर और बोझ का बायस बनेंगी, वो दो सेक्टर्स हैं। एक तो उनको इस बात से बड़ी दिलचस्पी होती है पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई नहीं हुई, बल्कि वो कार्बन लेवी जो है वो इसमें ऐड अप हो जाएगी। और दूसरा उनको इस बात से बड़ी दिलचस्पी होती है कि क्या पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो गई, क्या बिजली की प्राइस कम हो गई, या एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी शक्ल में उसकी प्राइस कम हुई है, उसमें टैक्स कम हुए हैं या ड्यूटीज़ कम हुई हैं। मेरा ख्याल है ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरे का पूरा इकॉनमी का जो साइकिल है ना, वो वहाँ पर अल्टीमेटली जाके मलबा उन पर ही गिरता है। किचन आइटम्स ले लें, ग्रॉसरी की दीगर आइटम्स ले लें, जो भी आवाम ने इस्तेमाल करना है भाई, उसका जो सोर्स है एनर्जी का है, यानी बिजली भी उसी में आती है, पेट्रोल भी उसी में आता है, डीजल आएगा और दीगर भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो मल्टीप्लाइड जो उसका अफेक्ट आता है ना, अल्टीमेटली जाके वो इम्पेक्ट करता है आम आदमी की कुव्वत ख़रीद को। अब सैलरीज़ इसमें बढ़ाई गई हैं, सरकारी लोग जो हैं उनकी सैलरीज में 10% का इजाफा किया गया, पेंशन में 7% का इजाफा किया गया, बीच में उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल की गई हैं। पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज में भी सर इजाफा हुआ है। उसका आवाम ने तिया पांचा करके रख दिया ना कि क्या फ़ायदा सर? मरे को मारे शाह मजा नहीं। देखे, आप मीडिया में आवाम की आवाज़ बनते हैं। मेरे समेत बहुत सारे लोग जो जो बजट आया उसका आउटले टोटल कितना है, 18,000 अरब रुपए का है। डिफेंस हमारा इतना बढ़ गया, उसमें 14% या 25% तक इजाफा होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका आउटले या मतलब सेक्टर वाइज तमाम लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं इस पर बात कर रहे हैं। आवाम की बात कोई नहीं कर रहा। आवाम ने इसको किस नज़र से देखना, उनको खौफ महसूस होता है कि भाई अभी तो ये बजट अनाउंस हुआ है, जब ये ट्रांसलेट होगा यानी 1 जुलाई के बाद, जब आप अपने ही बैंक में जमा करवाए गए पैसे निकालेंगे ना 50,000 रुपया ATM के ज़रिए, तो 1.2% जो है उसके ऊपर ना वो टैक्स लग चुका होगा। यानी 50,000 में 520 रुपये हर आप एक ट्रांजैक्शन जो करेंगे ना, पैसे विड्रॉ करेंगे, उस पर आपको एक्स्ट्रा ये भी पे करने पड़ेंगे। तो लोगों को तो खौफ महसूस होगा ना भाई। अब एक और भी इसका एंगल है और उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई बात इनसे पूछते हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन से पूछते हैं या सरकारी लोगों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं आपको जंग नहीं जीत के दी गई। यानी आप कोई भी बात इनसे कर लें कि पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हो रही, बिजली के रेट कम नहीं हो रहे, तमाम तर आपके वादों के बावजूद हर बार आप कहते हैं कि जी हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है उसको बेहतर किया जाए, सप्लाई बेहतर हो, जो थेफ्ट केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिनको डिस्कोज हम इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लाइन लॉसेस भी कंट्रोल करने हैं, कुंडा कल्चर को ख़त्म करना है। ये सारे स्टेप्स इसलिए आपको
बार बार बताए जाते हैं कि इससे आपकी बिजली की प्रोडक्शन बेहतर होगी, सप्लाई बेहतर होगी, रेट कम होगा। कब कम होगा भाई? जब कम नहीं होगा तो अल्टीमेटली जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो भी मतलब कोई थूक से तो नहीं ना चलती, ना ट्रेनें चलती हैं, ना बसें चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, ना पेट्रोल की प्राइस कम हुई है और कोई इम्कान भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक रह गया ताल्लुक इस बात का कि जब इसका कोई सवाल करते तो वो कहते कि जी हमने आपको इंडिया से जंग नहीं जीत के दी, आपने पूरा साल अब इसी पे गुजारना। हमने इंडिया से जंग जीती है, सेलिब्रेट भी किया, एक ओवर जुबिलेशन की फिजा थी कि यार 71 का बदला हमने ले लिया, ठीक है, बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। यानी हमने सबकन उसका जिक्र किया और मोमेंट टू मोमेंट जो रिपोर्ट उसकी आ रही थी उसमें हमने पाकिस्तान का और इंडिया का तकाबुल भी आपस में किया। और यह मौजज़ा था कि इंडिया जैसी ताकत को पाकिस्तान ने नाकों चने चबवा दिए। अब लेकिन इसका क्रेडिट आपने हर जगह पे लेना है। तो सर क्या दिफाई बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं थी आपकी? थी, क्यों नहीं थी यार? मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर तमाम तर सेक्टर्स में इस तरह के फाउल्स कर रहे हैं। कितने अरसा तक देखे ना, पीटीआई का मामला है, इमरान खान कैद में है, ठीक है, लोगों को एहतजाज था ना, एक ऐसी फिजा बनी है पूरे पाकिस्तान में सिवाय इंडिया के साथ जंग करके पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है सब बैक बेंचेस पे चली गई हैं चीज़ें, बैक बर्नर पे चली गई हैं। अब कोई बात किसी जगह पे नहीं होती, ना पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की हो रही है, ना पाकिस्तान को किसी तरह से जो सियासी मामलात हैं या सियासी इंतशार है। इस जंग से पहले हर रोज़ कौडी कौडी अब भी खेलते थे ना कि तहरीक इंसाफ ने यह कर दिया, तहरीक इंसाफ ये प्रोग्राम बना रही है। अब फिर वो सुना है कि जो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर एक दिन अलग से बात कर लेंगे कि क्या बेवकूफ़ी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसमें लोगों को सड़कों पे लाना, इसका क्या नतीजा निकलेगा, फिर बात करेंगे इस पर। इस वक्त लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि यार बजट ने हमें क्या दिया है, वो मैं जिक्र अलग से करूँगा इस पर। लेकिन ये बात ज़रूर करनी चाहिए यहाँ पर कि आपने इंडिया से जो जंग जीती है ना, ये सारी मुद्दत के लिए या सारी उम्र के लिए आपको एक ऐसा कार्ड नहीं मिल गया, ये कोई तरियाक नहीं है, ये कोई पेनेसिया नहीं है कि जो भी चीज़ आपसे मांगी जाए आप उसके जवाब में कहें जी इंडिया से हमने जंग नहीं जीत के आपको दी। शाह जी एक बात ये है कि अब जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको जितना मजबूत से मजबूत तर किया जाए, किसी पाकिस्तानी को इस बात पर एतराज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफा क्यों किया गया, तमाम तर सीएम हाउसेस के बजट में इजाफा क्यों किया गया, गवर्नर हाउसेस के बजट में क्यों किया गया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके बजट, उनका क्या ताल्लुक है इस बात के साथ कि उनका जो बजट है वो इंक्रीज कर दिया गया? अच्छे लग रहे हैं आप आवाम के मसाइल जो हैं या आवाम की आवाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए देते हुए, जारी रखिए आप अपना ये बयान। मैं पूरी तरह आपकी बात से ना सहमत हूँ और तौसीक करता हूँ। लोगों को इस बात से बड़ी दिलचस्पी है कि हमारी आमदन में इजाफा नहीं होता, अखराजात हमारे बढ़ते हैं महंगाई की वजह से, ठीक हो गया ना। लेकिन इसके मुकाबले पे चलें इस बात पे आ जाते हैं। मैं पहले आपको ये बात बता दूं, मेरा ख्याल लोगों को इस बात से बड़ी दिलचस्पी होगी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया, सूबाई पार्लियामेंटेरियंस और नेशनल असम्बली के और सेनेटर्स भी, जिसमें चेयरमैन सेनेट से शुरू हो जाएं, नेशनल असम्बली के स्पीकर से शुरू हो जाएं, पार्लिमानी सेक्रेटरी से शुरू हो जाएं, चीफ मिनिस्टर से शुरू हो जाएं, बाकी जितने डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली का या बाकी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनकी तनख्वाहों में आप चाहते थे कि मैं ज़रा इसको भी देख लूँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% का इजाफा किया गया। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, ये चीज़ें बीच में शामिल है, आवाम ने जो इस पर तबसरा किया है उसको आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। बहाना क्या बनाया गया कि ये बजट जो दिया गया इसमें शरायत सारी IMF की तरफ से दी गई थी, इसलिए हम तो आवाम के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और आवाम को रिलीफ भी देना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है। दूसरी जानब तमाम अरकान असम्बली की तनख्वाहों में जो कई 100% इजाफा किया गया है, तमाम वज़रा और मशीरों की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा किया गया है। पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 रुपये की गई, फिर पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहें 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। आप सोचते होंगे कि यार हम भी पंजाब असम्बली के मेंबर होते हैं, हमारी भी तनख्वाह में इतना इजाफा हो जाता। सूबाई वज़ीर की तनख्वाह पहले 1 लाख रुपये थी, अब बढ़ाकर 9 लाख रुपये 9,60,000 रुपये कर दी गई है। पंजाब असम्बली में स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये की गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह को 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये कर दिया गया है। और भी कुछ फरमाऊँ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 2,18,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इजाफा कितना किया गया, परसेंटेज के माहिर निकाल लीजिएगा। भूख से तड़पती हुई कौम जो फरियाद कर रही है कि इन लोगों की तनख्वाहों में आपने इजाफा किया।
सर वैसे मालूम तो ये जिनके होता है। सारी सरकारी खर्चे हैं, रिहाइश उनकी सरकारी होती है, इलाज उनका सरकारी होता है, ड्राइवर उनका सरकारी होता है, गाड़ी उनकी सरकारी होती है। यार एक बात बताइए, बहुत अच्छा तबसरा, मैं नाम नहीं लूँगा, उस आदमी ने किया है, बल्कि मेरे साथ वो लड़ने मरने पे आमादा हो गया था। मैंने उसको कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो बताने की कोशिश की, तो उसने कहा कि यार बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि पले ना पईयां रोटियां तो सब्बे गल्लां खोटियां। जब हमारे पेट में रोटी नहीं जाती, मुझे इस बात से क्या लगा कि मेरे वजीर मेरे मुशीर किस काम के हैं। पैरिटी है तो फिर सबके दरमियान होनी चाहिए। आखिर पे जाके वो बात भी करूंगा जो उसने मुझे बिल आखिर मेरा मुंह बंद करवा दिया, ये कह के कि अगर भाईजान आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाना है ना, तो फिर सबके मुंह से रोटी का नवाला छीना या फिर सबको रोटी दें। ये है इसका सारे प्रोग्राम का और सारे बजट का सबसे अच्छा तबसरा, कि या तो सारे लोग हमारी तरह से, जिस तरह से हम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, बेरोज़गारी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई हम बर्दाश्त कर रहे हैं, या तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी प्राइम मिनिस्टर से शुरू हो जाए और एक आम आदमी सड़क पे जो मजदूरी करता है, या तो सारे एक हाल में रहें, या फिर सबको आप इतना ज़्यादा मुतमव्वल कर दें कि उनकी तरह से हम भी अच्छे चलिए मुझे दिन ब्रेक पर गुजारें। जाना है, ब्रेक से वापस आकर इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। सर एक सवाल है जो मेरे जहन में है, वो आपकी इजाज़त से पूछना चाहूँगा। ये जब पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 200% तक, तो यही टाइम क्यों मुख्तस किया गया? शायद क्या इसलिए किया गया कि तमाम तर जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो स्मूथली इस बजट को पास होने दें, उनकी मदद करें, उसको सपोर्ट करें? देखिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रीज़न यही है। एक क्लास है, हम जैसे कहते हैं दो कौमी नज़रिया, एक तो वो दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, दूसरा दो कौमी नज़रिया हैव्स एंड हैव नॉट्स का है। अवाम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि क्या यार हम भी पाकिस्तानी हैं, क्या हम इसी मुल्क के शहरी हैं, कि सारा बोझ हम पे आ गया है, और जितने अल्ले तल्ले और जितनी मराहत हैं। अच्छा, इसमें कोई पार्लियामेंटेरियन जब कहते हैं ना, तो इसमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं, अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, यानी एक दूसरे की माँ बहनें करने वाले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। जब इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का मौका आया तो ये सब एक हो गए, ठीक है ना। मैं पाकिस्तान पोलराइज्ड सोसाइटी है, मैं इसमें कोई मतलब जलती पे मैं तेल नहीं डालना चाहता, लेकिन अवाम आपसे पूछते हैं यार, पूरा साल उन्होंने इंतज़ार किया इस बात का कि ये गवर्नमेंट आई है, इसने आके इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी, उसके दौर में जितनी खराबियाँ हुई सारी उसके मत्थे लगा दी, और ये कहा कि हम ताजर हैं, हमें पता है बिज़नेस कैसे करते हैं, हम रोड्स बनाते हैं, हम मोटरवेज़ बनाते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, हम पाकिस्तान को बिजली देंगे, पाकिस्तान को रोज़गार देंगे, हम पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, लोगों को बेरोज़गार भी कर दिया। ये सारी चीज़ें इसी हुकूमत के मत्थे लगती हैं। इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट के 3.5 साल पौने 4 साल जो हैं, अब उसको आप एक बंद करके ना किसी किताब में तो रख दें कि वो माजी का हिस्सा बन गया। आपकी अपनी परफॉर्मेंस ये बताती है कि जितने टॉल क्लेम्स आपने किए वो बजट में जाकर ट्रांसलेट होने थे, कि लोगों को आपने कितना रिलीफ दिया। आपने बजट बात की थी कि हमारी डिफेंस स्पेंडिंग जो है, यानी मैं अगर मुझसे आप कमिटमेंट कर लेना, मैं तहरीक चलाने के लिए तैयार हूँ कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, फ़ज़ाइया के, नेवी के, आर्मी के, इन सब की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारी तनख्वाहें कम कर ली जाए, हम अपनी इनकम में से भी उनको देने को तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया, आपको प्रोटेक्शन दिया, आपका दिफा, उन्होंने कहा कि हम जागते हैं और आपको एक महफूज पाकिस्तान देते हैं, कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आवाम को बलि चढ़ाना या आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाना, देखें अब आप सवाल ऐसा कर देते हैं कि उसका जवाब फिर उसी तरह से देना ज़रूरी है। एक तो आपने पार्लियामेंटेरियंस की बात की कि जिस बजट को आपने सपोर्ट करना है हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कल उमर अयूब वहाँ पर वो थंपिंग करते हुए नज़र आ रहे थे ना, वो बस एक शो शा था, मतलब ऐसा एक शॉट बनाना था उन्होंने मीडिया की कंजम्पशन के लिए कि मैंने बड़ी मतलब इस पर ना एहतजाज किया है, हमें मुस्तरद करते हैं, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना कि अपनी मराहत को फोरगो कर दें और आवाम की मोहब्बत में कोई ऐसा स्टेप लें जो यादगार बने, मिसाल बने, उसमें सब एक हो जाते हैं। एक तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मिली भगत है, पार्लियामेंटेरियंस ने यही करना था, इसीलिए इनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया था। लेकिन आपने एक ट्विस्ट दिया अपने सवाल में कि क्या ये इसीलिए तनख्वाहें इनको पहले दे दी गई, यानी रिश्वत दे दी गई कि बजट इस तरह का आ रहा है ताकि आपको तमाशा ना लगाइएगा। मेरा ख्याल ये बात सही है। वो किस तरह से कि बजट का आप अगर एनालिसिस करें ना सेक्टर वाइज और आइटम वाइज,
आपको समझ आ जाएगी कि वारदात इसमें क्या डाली गई है। वो एक शेर मुझे याद आ गया कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। भाईजान, ये फाइनेंस डिवीज़न में बैठे हुए लोग और दीगर मतलब वजारतों में बैठे हुए लोग जो बजटरी प्रपोजल्स को इसको डॉक्यूमेंट बनाने में, नाम तो लगेगा IMF का, शराइत भी बड़ी कड़ी दी गई हैं, लेकिन ये डिश आउट करते हैं इन तमाम चीज़ों को, इन मुतालबात को, उसमें ये जो जितना भी बर्डन होता है आवाम को पास ऑन करते हैं। ये बहुत बारीक वारदात डालते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगी। यानी आपने 10% इजाफा किया है तनख्वाहों में, वो भी मुलाजमीन की। आम आदमी तनख्वाह में या उसकी उजरत में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। मार्केट में रोज़गार होगा, लोग काम करेंगे तो तभी जाके, बेरोज़गारी अगर ज़्यादा है तो लोगों को आप बजट में 10% की बजाय 25% का इजाफा कर दीजिए। आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा उसका कोई भी जो उसका अफेक्ट होगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा। चले, लेकिन साथ में आप देख लें, यानी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, तो जो डिस्पैरिटी है स्पेंडिंग में, महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, समझ आ रही है आपको? तो ये यहाँ पर यानी पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी। कोई हमारा दमे तहरीर भी था, आप अपने पार्लियामेंटेरियंस मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। ये किस लिए होते हैं कि अवाम की जाके नुमाइंदगी करें, कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के लिए, कभी बिजली के रेट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। किसी जगह पे आपको बहस नज़र आती है? किसी सूबाई असम्बली में, नेशनल असम्बली में या सेनेट में प्रपोजल आती है, कैबिनेट के सामने पेश होती है, हुकूमत फैसला करती है, 2-4 दिन वहाँ पर कोई जाके बात करता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। शाह जी, दो मौक़ों पर ना मुझे हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर नज़र आई है। वो एक मौका तब जब भारत और पाकिस्तान का आपस में टाकरा हो, तब सब एक होते हैं, कोई भी बिल मंजूर करना हो, उनके खिलाफ कोई करारदाद पेश करनी हो, सब एक साथ होते हैं। या फिर इस मजलूम अवाम के खिलाफ कोई बजट जो है अवाम दुश्मन पेश करना हो, फिर भी एक साथ होते हैं। एक साथ होते हैं। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। देखें, इनकी जो बजट की फ़िलॉसफी है, इस बजट पे बात कर रहा हूँ मैं, ये 25-26 का बजट है। 24-25 का पिछले साल आया था, उससे पिछले साल यानी पार साल जिसे कहते हैं 23-24 का आया था। आप 47 से शुरू होकर आज तक चले आइए, एक चीज़ है हर बजट के बाद जो कही जाती है कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान खुसूसी हालात से गुजर रहा है जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं रहा। यानी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। अब मुझे एक बात बताइए, हर साल आप ये सुनते हैं कि हम टैक्स नेट जो टैक्स बेस है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं बढ़ा पाते भाई? जो मराज याफ्ता तबके हैं, आपने ज़रूरी टैक्स लगाया, आपने पाकिस्तान की लैंड होल्डिंग्स, इतने इतने बड़े जागीरदार हैं, ठीक है, उनकी जागीरदारियाँ, उनकी पीरी मुरीदी, उनका पार्लियामेंट तक पहुंचना, सब इसी वजह से है कि वो जागीरदार हैं, ठीक है। आपने टैक्स लगाया? नहीं लगाया। छोटी होल्डिंग्स वाले जो लोग हैं, उनकी एग्री इनपुट्स इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि उनके लिए मज़ीद काम करना। फिर प्रोग्राम इस पे करूँगा कि इस बार गन्ने और आपकी जो गंदम की फसल है या दीगर जो फसलें हैं हमारी, जो स्टेपल फूड हैं, वो अगले साल शायद नहीं होगी, उनकी प्रोडक्शन भी कम होगी क्योंकि ज़िम्मेदार को पैसे नहीं मिले। उन पे आप टैक्स लगाते हैं, लैंड होल्डिंग्स जो हैं उन पर नहीं लगाते, क्योंकि ये आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं भाई, आपके पीर साहबान हैं। अब देखें, ये मेरे पास जो बजटरी इंट्रोडक्शन है उसमें 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये कि टोटल बजट का आउटले है 18,000 अरब रुपए का है तकरीबन, ये 63.3 बिलियन डॉलर US डॉलर्स बनते हैं। GDP ग्रोथ का टारगेट मुकर्रर किया गया 4.2%, और ये पिछले साल की निस्बत से 2.7% जो है ये ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.9 से 4.8% है। ये GDP का आपका ये रिड्यूस हुआ है 5.9 से, एक ये पॉजिटिव चीज़ शुमार की जानी चाहिए। उसके बाद आता है FBR रेवेन्यू टारगेट्स। 25-26 का जो टारगेट मुकर्रर किया गया है वो 14 से 18% तक, ये पिछले साल की निस्बत से ज़्यादा है। टारगेट इस बार भी ज़्यादा है। टारगेट ज़्यादा है तो लेना किससे है भाई? अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस तो यानी ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा आवाम की तरफ। जो टैक्स देने वाली क्लासेस हैं वो भी आपसे नाखुश हैं। यानी आप ताजरों से बात करके देख लीजिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार है, FBR को बीच में से निकालो। कल औरंगजेब साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना पोस्ट बजट, तो FBR के चेयरमैन को एक शटअप कॉल भी दी गई थी और बाइकआउट कर गए थे आपके सारे मीडिया के नुमाइंदे। बाद में औरंगजेब साहब ने
माफ़ी मांगी है और अताउर हमारे क्या तारड़ साहब उन्होंने माफ़ी मांगी, तब जाके वो वापस आए हैं। यानी जिस आदमी को आपने चेयरमैन एफबीआर बनाया हुआ है उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, लोग सवाल ना करेंगे। जैसे अब मैं सवाल उठा रहा हूँ कि टैक्स बेस आपने इजाफा करना था, परफॉर्मेंस इनकी ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस रिमेन्स वीक, ओनली अबाउट 1.3% ऑफ द पॉपुलेशन पेज। 25 करोड़ आवाम में से 1.3 आपकी पॉपुलेशन का तनासब है जो टैक्स पे करती है। आप इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए जिन लोगों से आप टैक्स लेते हैं उसमें हर साल आप कहते हैं जी हमने इस टैक्स बेस में इजाफा करना है, हो नहीं पाता। औरंगजेब साहब की भी सुन लीजिए, आपके वजीर खजाना है, वो किसकी गैलरी को प्ले करते हैं। इतना कुछ कहने के बाद कल वो कह रहे थे कि हमने अभी देखना है कि गवर्नमेंट के अखराजात हम कैसे कम करें। आप तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, आपको भिजवाया किसने है, आप मुखातब किससे हो रहे हैं। अगर हमने आपको ये बात बताना है या बतानी है आपको कि जी गवर्नमेंट के अखराजात आप कम कैसे कर सकते हैं, कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज के प्रोग्राम का एक मैसेज है, वो ये है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करने के लिए ना पाकिस्तान में एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, जो ये लगने नहीं देंगे जिनकी किस तरफ तरह की आपने। इमरजेंसी सर? मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की एमरजेंसी। आपको आउटराइटली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इतनी मुद्दत के लिए पाकिस्तान में जितने भी गैर तरक्याती अखराजात हैं सब बंद। मसलन सर गैर तरक्याती अखराजात क्या होते हैं? आप ब्राइब करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को, उनकी तनख्वाह में आप इजाफे को रो रहे हैं ना कि 200% 500% तक भी इजाफा हुआ है, ठीक है, आप उनको ब्राइब करती है, हुकूमत ब्राइब करती है। तमाम गवर्नमेंट के लोग, तमाम अपोजिशन के लोग, इनको तरक्याती बजट के नाम पर हर साल पैसे दिए जाते हैं कि अपने इलाकों में जाके काम करवाएं, ये रिश्वत होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की, 3 साल के लिए लगा दीजिए, 5 साल के लिए लगा दीजिए, सारे गैर तरक्याती अखराजात आप कम आप बंद कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर हो, उसका खर्चा क्यों देते हैं आप? इस बार भी उसमें 17% इजाफा किया गया है। और खुदा का खौफ करें यार, ये एक गरीब कौम है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं सर? आप सारी लग्जरी आइटम्स को बंद कीजिए। अगर आप अपनी डायरेक्शन ये बनाना चाहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान को बनाना है, हम क्यों यार, सिर्फ हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आप सिर्फ यूजर्स हैं, आप दुनिया भर से चीजें मंगवाते हैं यार। और फॉरेन एक्सचेंज कितना आपका उस पर इस्तेमाल में आता है। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाइए, एक मुद्दत के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए लगाइए, लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई? दूसरी बात यह है कि ये जितने अमीर लोग हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, ये अपने ज़ाती अखराजात अपने पल्ले से अपना इलाज क्यों करवाते हैं? राइट। क्यों जाते हैं बाहर? मुझे बात करने दीजिए। ये सारे स्टेप्स लेने के लिए एक चीज़ की कमी है, वो है नीयत, वो इनमें मौजूद नहीं है। अगले साल भी बजट आएगा, हम इसी तरह की बात कर रहे होंगे, अवाम इसी तरह से पिट छापा डाल के बैठे होंगे। आपका और मेरा एक काम है, बाकी मीडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ हम काम करते हैं, हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। आखिर में मैं आपने इंट्रोडक्शन में उसी तरफ आना चाहता हूँ। इंडिया का जो तैयारा गिरा है यस यार, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिली सदमा हुआ, इंसान किसी भी जगह पे मरे यार। हमारे इस खत्ते में इंडिया की इस मौजूदा हुकूमत या इससे पास्ट की जितनी हुकूमतें यानी इनिमिकल थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, बड़ी होस्टाइल रही हैं, इसके बावजूद इस खत्ते में रहने वाले लोग जो हैं उनका आपस में एक कल्चरल अफिनिटी भी है, एक ताल्लुक भी है। इंडिया में रहने वाला हर वो इंसान, वैसे तो सारी दुनिया के इंसानों के बारे में हमारे हमसाए हैं यार, हमसाए का हक होता है। पहलगाम वाला वाक़या हो या ये अहमदाबाद वाला वाक़या हो यार, बहुत अफसोस की बात है। उन ख़ानदानों से ताज़ियत भी है और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो मुतासरीन और लवाकिन को तमाम जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो सारी पहुँचाएगी। देखें, लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इल्ज़ाम ही पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। क्या कुछ लोग नहीं यार, मैं कुछ लोग नहीं, ऐसा? क्यों नहीं है यार, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत अक्ल करे। सिर्फ इतना ही है कि उनके यहाँ हादसा हुआ है, पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान की क़यादत ने भी इज़हार अफसोस किया है। सर एक टेक्निकल वाक़े को किस तरह पाकिस्तान पर डाला जा सकता है, वजह क्या हो सकती है? देखो, डर तो लगता है भाई, मेरी बात सुनो। पहलगाम वाले वाक़े के पर पाकिस्तान ने अपनी ताज़ियत भी उनके साथ की थी और ये कहा था कि हम इसमें इंक्वायरी अगर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप इल्ज़ाम मत लगाइए। अगर आपको शक है
तो पाकिस्तान दुनिया के किसी भी फोरम पे जाके अपने आप को पेश करता है और हम साबित करेंगे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ना पाकिस्तान का इसमें वेट शामिल है और ना पाकिस्तान की इसमें किसी तरह की कोई इस केस में involvement सर क्या हो सकता है? इस केस में देखें, मेरी बात सुने, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पहलगाम वाले वाक़े से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसी को बुनियाद बनाकर अटैक किया गया था। होश के नाखून लें, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि ये वाक़या जो एक हादसा है, पाकिस्तान में भी इस तरह के बेशुमार उसको हादसा ही रहने दिया जाए, इसको हादसा ही रहने दिया जाए। इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का कोई बहाना बना करना, कोई नई मतलब कोई ताले आजमाई इसी यही कहते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद तो यही लगती है कि एक बेटर सेंस वुड प्रिवेल इन न्यू दिल्ली, और हमने अफसोस का इजहार भी किया। इस फोरम से हम भी अपने अवाम का जज्बात का इजहार करते हैं, हमें दिली दुख है। थैंक यू वेरी मच शाह जी, हमारा हमसाया है, हम चाहेंगे कि इस किस्म का वाक़या ना हो। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।